वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज़ मिहिर ठाकुर। और हमारी यूपीएससी की जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे विदाउट कोचिंग, उसमें जो गाइडेंस है उससे रिलेटेड वीडियोस आ रही है, प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस आ रही है। उसकी अगली वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में, और जो सबसे लेटेस्ट सिलेबस है यूपीएससी का उसको ही हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि प्रीलिम्स में आपको किस किस टॉपिक को कवर करना होगा, किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या कवर करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। देखो, जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो जिसमें हम लोग ने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करी है उसमें बताया था कि प्रीलिम्स में दो पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, जो कि होता है हमारा 200 मार्क्स का, और दूसरा पेपर होता है हमारा सीसेट का, वो भी 200 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे दिए जाते हैं और माइनस मार्किंग दोनों में ही होता है 1/3 का। ठीक है, उस वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि मैंने 1/4 बता दिया था, बट उसमें कमेंट में मैंने मेंशन कर दिया है, पिन कर दिया है कि 1/3 होता है प्रीलिम्स में। मतलब 3 गलत उत्तर पे आपकी एक सही उत्तर के नंबर भी काट लिए जाते हैं। इस पैटर्न पे जो है नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे सेट करी गई है। तो प्रीलिम्स में दोनों पेपर में से पहले हम लोग जनरल स्टडीज़ के पेपर की सिलेबस को देखेंगे, जिसमें हम लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या आता है, क्या क्या पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले जनरल स्टडीज़ की पेपर की जो सिलेबस होती है वो देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो बात कर रहा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो करंट अफेयर होता है बेसिकली वो आपको कम से कम 1.5 साल का तैयार करके चलना है। जो कि आपके नेशनल में क्या क्या चीज़ें चल रही है करंट अफेयर्स में वो आपको कवर करना है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसका जो करंट अफेयर्स है जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से कौन सी करंट अफेयर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपको करंट अफेयर में भी किस सेक्शंस को अच्छे से तैयार करना है, किस टॉपिक्स को देखना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है। ये भी आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे तरह के करंट अफेयर्स डेली चलते हैं। आपको क्या पिक करना है उसमें से, एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पता है वेरी गुड, नहीं पता है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। देखो, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिस्ट्री ऑफ इंडिया को अलग अलग क्यों लिखा गया? हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखने का मतलब यहाँ पे ये मतलब हुआ कि हिस्ट्री में 3 सेक्शंस है जो कि डिवाइड करे गए हैं। आपको पता ही है, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि कौन सा हिस्ट्री हो गया आपका? प्राचीन काल का इतिहास, जिसमें बात वहाँ से होती है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है और लास्ट में गुप्ता एम्पायर तक जाती है चीज़ें, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल हिस्ट्री राइज ऑफ इस्लाम से लेकर के फिर वहाँ पे दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड वगैरह सारा चीज़ आपको देखना पड़ता है, और ये लगभग चलता है आपको 1600 ईस्वी तक। फिर 1600 के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास आ जाता है, जिसमें कि आपको ये देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ों का कैसे आगमन हुआ, हमारे इंडिया के अंदर में कैसे उन लोगों का इन्वेजन होता है, कैसे अब वहाँ पे जो है हमारे पोर्टुगीज़ आते हैं, कैसे फ्रेंच आते हैं, कैसे डच आते हैं, फिर कैसे ब्रिटिशर्स आते हैं, ये सारे इतिहास ये आपको कवर करना है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये बताई गई है कि जो भी अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए, जो ब्रिटिश शासन थी उससे छुटकारा पाने के लिए जितने भी मूवमेंट हमारे कंट्री में किए गए, जो गांधी जी के द्वारा किए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए, या फिर बाकी अदर जो भी लीडर्स हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके द्वारा जो भी आंदोलन किए गए, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पीजेंट्स मूवमेंट हुआ, बिजनेस क्लास का मूवमेंट्स हुआ, मतलब बहुत सोशल लेवल से लड़ने के लिए कई सारी मूवमेंट चली। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। हिस्ट्री बेसिकली ऐसे ही है प्रीलिम्स में। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, तो प्रीलिम्स में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक। यहाँ पे इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा गया है। देखो, इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में जितने भी तरीके के ज्योग्राफी हो सकते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करे गए हैं, जैसे कि फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी, सोशल इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर आपका आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे जो बात करी गई है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, इसमें बेसिकली फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों ही आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो बुक्स है, क्या चीज़ें हैं, किस रिसोर्सेज से ये सारी चीज़ें कवर होंगी, इसमें हम लोग आने वाले नए वीडियोस में हम लोग बात कर रहे होंगे इस सीरीज़ के आने वाले वीडियो में। ठीक है, उसमें भी हम लोग बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज पे वीडियोस लाने वाले हैं बहुत ही जल्द।
तो अच्छे से ढेर सारा प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, ताकि हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं बहुत अच्छी तरीके से और आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प हो पाए अच्छी तरीके से। कमेंट करो, क्योंकि अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं इस सीरीज़ को, तो आपके ही डिमांड पे वीडियोस ज़रूर आएंगी। तो अच्छा खासा अगर कमेंट आएगा किसी चीज़ को लेकर के तो उस टॉपिक पे हम लोग वीडियोस ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और बेसिकली देखो, अभी एक और नया वीडियो का सीरीज़ आ रहा है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। अब देखो, कई बार कितने स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज्योग्राफी उठा लिया और ज्योग्राफी पूरा पढ़ने लग गए, है ना, हिस्ट्री उठा लिया पूरा पढ़ने लग गए। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है ना यूपीएससी एग्जाम में कि आपको ये देखना होता है कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो विच टॉपिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चीज़ पता होनी जरूरी है। तो फॉलो करो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, हम लोग ज़रूर लेकर के आएंगे आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटी की। फिर यहाँ पे इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये तो आपको बहुत ही ईजिली पता ही हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इशूज़ एक्सेट्रा, ये चीज़ें आपको पॉलिटी में कवर करनी होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका इकोनॉमी का सेक्शन, है ना। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखना है, पॉवर्टी क्या होती है, इंक्लूजन क्या होता है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, फिर डेमोग्राफिक्स का क्या मतलब होता है, उसकी क्या सब क्राइटेरिया है, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। फिर सोशल सेक्टर्स इनिशिएटिव क्या क्या है, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करता है हमारा जनरल इशूज़ ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी। यहाँ पे बेसिकली एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस आती हैं, ये टॉपिक आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कवर करना है। उसके बाद इसमें बायोडाइवर्सिटी भी आपको देखना है, क्लाइमेट चेंज भी आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो भी टॉपिक्स हैं इस पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही डेप्थ में पढ़ने लग जाओ, ये बस ही एक दिया हुआ है कि दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, आपको बस ओवर हल्का हल्का पता होनी चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद आता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस मतलब कि डेली लाइफ पे जो भी साइंस होता है वो आपको थोड़ा कवर करना हो। जो लूसेंट वाली साइंस होती है वहाँ से आप देख सकते हो, और जो एनसीईआरटीज़ की कुछ साइंस है, जो जैसे कि आप कह सकते हो कि 9th 10th 11th और 12th की बायोलॉजी, है ना, उसके लास्ट चैप्टर कुछ फोर्स इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए कवर करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये सिलेबस है आपका प्रीलिम्स का, आपको ये सभी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। अब हम लोग देख लेते हैं सीसेट का क्या सिलेबस है। देखो, सीसेट भी 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। सीसेट में भी 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है और सीसेट में भी माइनस मार्किंग होती है। बट सीसेट जो होता है ना, वो होता है क्वालिफाइंग पेपर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पिछली वीडियो में, जाकर के देख लो, समझ में वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सिलेबस की बात करें, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाती है। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ में आपको चूज़ करना होगा, नीचे क्वेश्चंस होंगे काफ़ी सारे, और उस क्वेश्चंस का आपको आंसर पैराग्राफ से निकालना होगा और उसको वहाँ पे आपको आंसर बताना पड़ेगा। आपने अगर 10th की बोर्ड एग्जाम दी होगी या 12th की इंग्लिश लिटरेचर की एग्जाम दी होगी तो आपको पता होगा कि पैराग्राफ कैसे होते हैं, है ना, कॉम्प्रिहेंशन कैसे पूछे जाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसी कई सारे स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन होगी, वहाँ पे आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी यहाँ पे पूछी जाती है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, आपको रीजनिंग अच्छे से कवर करना पड़ेगा। फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, कि कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई केस स्टडी दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको उस केस स्टडीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे 4-5 क्वेश्चन होगा उसमें, वो चीज़ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब कि थोड़ा बहुत मैथ टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे आपसे पूछी जाती है, जिसमें कि बेसिक न्यूमेरेसी भी आपको देखना पड़ेगा। बेसिक न्यूमेरेसी यहाँ पे कहा गया है कि लास्ट आप कह सकते हो कि क्लास 10th लेवल तक की यहाँ पे आपसे मैथ्स पूछी जाएंगी। बट इस भ्रम में आप मत रहिएगा कि बहुत ही ईजी होगा सीसेट और इसको हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो इस भ्रम में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको एक कहते हैं ना कि सेकेंडरी लेकर के चलते हैं कि हाँ चलो एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो थोड़ा बहुत देख लेंगे, उससे काम बन जाएगा। तो ऐसा मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ कि ऐसा आपको नहीं करना है। सीसेट को भी सीरियस लेना है, क्योंकि देखो, जब तक आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करोगे ना, आप जीएस में कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना करो, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आना मुश्किल है, मतलब संभव ही नहीं है। जब तक आपको इसमें क्वालिफिकेशन तक मार्क नहीं आता है, यानी कि 33% मार्क्स आप नहीं लाते हो, तब तक आपकी जीएस की कॉपी भी चेक नहीं होगी। तो इसलिए आपको सीसेट को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के चलना है। क्लास 10th लेवल तक की मैथ्स में आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि चार्ट्स आता है, पैराग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, ये सभी चीज़ें, और यहाँ पर रिलेशंस, ऑर्डर्स एंड मैग्नीट्यूड्स वगैरह आपको मैथ में पूछे जाते हैं। ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी है। देखो बेसिकली क्या है ना कि सीसेट का एक बुक आता है जिसमें आपको रीजनिंग वगैरह, मैथ्स वगैरह सारी चीज़ें, कॉम्प्रिहेंशन, ईच एंड एवरीथिंग सिर्फ एक ही बुक में आपको
मिल जाएगी। और कौन सी बुक है कमेंट में पूछ लेना अगर आपको ज़रूरत होगी तो वहाँ मैं बता दूंगा, या फिर उस पर मैं कुछ बता दूंगा, आपको लिंक वगैरह दे दूंगा कहीं भी, तो उसको आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो बेसिकली ये प्रीलिम्स का सिलेबस था जिसमें हम लोगों ने जीएस की और सीसेट दोनों के सिलेबस को अच्छे से कवर किया है। आपको इतने ही चीज़ आपको याद रखने हैं। देखो अब क्या करना, आप अगर आपके पास प्रिंट है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से नोट्स बना लो, ठीक है, लिख लो कि क्या क्या चीज़ें हैं और चिपका लो जहाँ आप पढ़ने बैठते हो, क्योंकि आपको सिलेबस पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक सिलेबस नहीं पता होगा आपकी जो डायरेक्शन है, रोड मैप है, वो गड़बड़ा जाएगी। इसलिए सिलेबस पता रखो और हमेशा देखते रहो कि किस टॉपिक को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। जिसको पढ़ना है सिर्फ उसी पे फोकस रखो, इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन लेकर के चलनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंस के सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें चारों पेपर को देखेंगे, GS 1 2 3 4, तो उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। टिल देन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब टू नीति शिक्षा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर। Mihir Thakur signing off.